नेपाल में आजकल बदलाव की ऐसी जबरदस्त आंधी आई हुई है कि लगता यही है कि ये नेपाल की 17 साल पुरानी सारी हिस्ट्री को बदल देने वाली है। हजारों लोग नेपाल नरेश का फोटो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि राजा आओ नेपाल को बचाओ, और ये लोग अब किसी भी कीमत पर इस प्रदर्शन को खत्म करने को तैयार नहीं है। नेपाली सरकार इस सारे विरोध प्रदर्शन पर नजर रखे हुए है और प्रदर्शनकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है कि वो इसे खत्म करके अपने अपने घरों को लौट जाएं और सड़कों को खाली कर दें। लेकिन लोग अब न नेपाल सरकार की सुनने को तैयार हैं और न ही नेपाल पुलिस या सेना की। हालात हाथों से निकल रहे हैं और ये आग अब धीरे धीरे नेपाल के दूसरे क्षेत्रों में भी फैल रही है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं। तो दोस्तों, 10 मार्च 2025 को हुए इस रोड शो को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और पूरे नेपाल में नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग केवल एक ही नारा लगा रहे हैं कि राजा आओ और नेपाल को बचाओ। इन लोगों ने अपना केवल और केवल एक ही ध्येय बनाया हुआ है कि अब लोकतंत्र को नेपाल से खत्म करके नेपाल को पहले की तरह राजशाही के तहत लाकर हिंदू राष्ट्र बनाना है। बहुत से लोगों को शायद ना पता हो कि दुनिया में 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं और 100 से ज्यादा ईसाई देश हैं, लेकिन दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। लेकिन 2008 से पहले ऐसा नहीं था। 2008 तक नेपाल दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र था जहां 90% से ज्यादा हिंदू रहा करते थे और राजा का राज चलता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ब्रिटेन में होता है। लेकिन चारों तरफ से पड़ रहे दबाव और परिवार की हत्या से टूट चुके राजा ज्ञानेंद्र ने 2008 में राजशाही को समाप्त करके नेपाल का पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश बना दिया। उस समय नेपाल में खुशियां मनाई गईं और घर घर में दिवाली मनाई गई, लेकिन जल्दी ही नेपाल की जनता को पता चलने लगा कि उन्होंने क्या खो दिया है। नेपाल में चुनाव बार बार होने लगे और हर 6-8 महीनों में दूसरा प्रधानमंत्री बदलना पड़ता था। फिलहाल के कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। लोकतांत्रिक देश बन जाने के बाद नेपाल कई दूसरे ताकतवर देशों के लिए एक अखाड़ा बन गया और कन्वर्जन माफिया एक्टिव हो गया। चुनाव के बाद हिंदू बाहुल्य नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई और देश की सत्ता के लिए हर पार्टी को उसकी जरूरत पड़ने लगी। इस सारी अपॉर्चुनिटी को चीन ने देखते ही लपक लिया और नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। नेपाल एक कम्युनिस्ट पार्टी पहले ही चीन की तरफ झुकी रहती थी और उसके बाद उसने भारत से दुश्मनी करके चीन से अपने संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। एक तरफ चीन के साथ वन बेल्ट वन रोड पर काम किया जा रहा था, बिजली परियोजनाएं चीनी कंपनी को दी जा रही थीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ठेके चीनी कंपनी को दी जा रहे थे और दूसरी तरफ सदियों से भारत के साथ मजबूत संबंधों को जानबूझकर खराब किया जा रहा था। बार बार सीमा विवाद पैदा किया जा रहा था। लेकिन इस सब के बीच नेपाली जनता के बारे में कोई भी अच्छी स्कीम नहीं बनाई जा रही थी। हिंदू आबादी कम हो रही थी, दूसरे धर्म तेजी से बढ़ रहे थे। काठमांडू जैसे बड़े बड़े शहरों में सांप्रदायिक झगड़े होना आम बात हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा खराब बात यह थी कि नेपाली आम आदमी का जीवन स्तर पहले से भी ज्यादा बदतर हो गया। नेपाल पर लगभग 3700 बिलियन डॉलर का कर्जा है, जो कि कुल जीडीपी का 45% है। नेपाल का फॉरेक्स रिजर्व फरवरी 2025 में केवल 15 मिलियन डॉलर था, जो अब लगभग ना के बराबर ही माना जाएगा। और इसी वजह से लोग फिर से अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर सड़कों पर उतरे हुए हैं।